एसडीओ प्रिया वर्मा अपनी पुरानी जीप में बिना किसी तामझाम के एक गोपनीय दौरे पर थीं। वो शहर के बाहर एक दूरस्थ गांव में सरकारी योजनाओं की प्रगति देखना चाहती थीं। वर्दी का रुआब नहीं, बस एक खादी की साड़ी और सादगी। रात के लगभग 11 बजे थे जब उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार पर एक अस्थायी वन विभाग की चौकी देखी। 2 गार्ड, एक वन रक्षक दयाशंकर अपनी राइफल और टॉर्च लिए खड़े थे। प्रिया ने धीमी गति से जीप रोकी। दयाशंकर ने टॉर्च का सीधा प्रकाश प्रिया के चेहरे पर डाला, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गई। रुको, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? उसकी आवाज में रूखापन था। प्रिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गांव तक जा रही हूं, एक सरकारी काम है। दयाशंकर ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, सरकारी काम? इस साड़ी में? मैडम, हमें बेवकूफ मत समझो। रात में यहाँ सिर्फ लकड़ी तस्कर या शिकारी निकलते हैं। अपनी आईडी दिखाओ। मैं अपनी आईडी दिखाना जरूरी नहीं समझती। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। तुम इस तरह किसी नागरिक को परेशान नहीं कर सकते। ओह, हमें कानून सिखाओगी? दयाशंकर भड़क उठा। उसने पास खड़े दूसरे गार्ड की ओर देखा और चिल्लाया, देख इसकी हिम्मत। औरत है इसीलिए जबान ज्यादा चल रही है। अब पता चलेगा कानून क्या होता है। अचानक दयाशंकर ने जीप की चाबी निकाल ली और उसे अपनी जेब में डाल लिया। गाड़ी अब यहीं रहेगी और तुम हमारे साथ चौकी पर चलो। सुबह तक थाने में बैठे रहना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आएगी। प्रिया समझ गईं कि ये सिर्फ एक नाटक है। उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो देखना चाहती थीं कि ये भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग किस हद तक फैला हुआ है। उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाए रखने का फैसला किया। एक गार्ड ने उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। प्रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। खबरदार, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। दयाशंकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जोर से एक थप्पड़ प्रिया के गाल पर जड़ा। बहुत ऐंठ है तुझमें। पुलिस या वन विभाग से पंगा लेना भारी पड़ेगा। अब तुझे यहीं सबक सिखाना पड़ेगा। प्रिया का सिर घूम गया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उनकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग स्पष्ट थी। उन्होंने उस अपमान को चुपचाप सहन कर लिया। दयाशंकर ने दूसरे गार्ड से कहा, इसे हथकड़ी लगाओ और ले चलो अंदर। जैसे ही गार्ड ने उनकी कलाई पकड़ने की कोशिश की, प्रिया ने एक कठोर आवाज में पूछा, तुम लोग किस सेक्शन के तहत ये कार्रवाई कर रहे हो? क्या तुम लोग गिरफ्तार करने के अधिकार रखते हो? सवाल सुनकर दयाशंकर एक पल के लिए हकलाया। उसने घबराकर कहा, हमें किसी सेक्शन की जरूरत नहीं। हमें शक है कि तुम एक अपराधी हो। अगले ही पल दयाशंकर ने उनकी जीप के टायर पर लाठी मारी और चिल्लाया, चल अंदर, तुझे आज यही नाच नचाएंगे। प्रिया को जबरदस्ती चौकी के अंदर एक बंद कमरे में धकेल दिया गया। कमरे में सीलन और सड़ी हुई दुर्गंध थी। प्रिया कोने में बैठ गई। वो बाहर से आ रही दयाशंकर और उसके साथियों की फुसफुसाहट सुन सकती थी। उन्हें पता चला कि ये लोग नियमित रूप से राहगीरों को रोककर उनसे रिश्वत लेते हैं और विरोध करने वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। थोड़ी देर बाद दयाशंकर कमरे में आया। उसकी आंखों में हवस और घमंड था। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, नाम क्या है और किसके लिए काम करती हो? वरना सुबह होते होते वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसा केस बनेगा कि जमानत भी नहीं मिलेगी। प्रिया ने स्थिर, शांत आवाज में उत्तर दिया, नाम सीमा मिश्रा, एक एनजीओ कार्यकर्ता हूं। दयाशंकर हंसा, एनजीओ? अब तेरी सारी एनजीओगिरी यहीं निकल जाएगी। झूठ बोलना भी नहीं आता। उसने उनके पास आकर कहा, अभी भी मौका है, हमारे साथ सहयोग करो वरना रात बहुत लंबी है। प्रिया अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। ठीक उसी समय बाहर एक तेज रोशनी चमकी और एक सरकारी सायरन की आवाज आई। दयाशंकर चौंक कर बाहर भागा। वहां एसपी और डीएफओ यानी वन संरक्षक अपनी टीम के साथ खड़े थे। एसपी की आवाज गूंजी, ये क्या तमाशा है दयाशंकर? यहाँ आधी रात को क्या चल रहा है? दयाशंकर घबरा गया। सर, कुछ नहीं, एक महिला तस्कर पर शक था, बस चेकिंग। एसपी ने कमरे के अंदर झांका। प्रिया को उस हालत में देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। एसपी ने दयाशंकर को एक तरफ धकेला और सीधे प्रिया के पास गए। मैडम, आप यहाँ? आपकी ये हालत कैसे हुई? एसपी ने तुरंत कहा। दयाशंकर और बाकी गार्ड्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया वर्मा शांत खड़ी थी। उन्होंने एसपी की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत दृढ़ता से उत्तर दिया, एसडीओ प्रिया वर्मा, यहाँ एक आम नागरिक की तरह आई थी ताकि देख सकूं कि तुम्हारा भ्रष्ट तंत्र जमीन पर किस तरह काम कर रहा है। पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। दयाशंकर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डीएफओ और एसपी हैरान थे। प्रिया ने अपनी साड़ी ठीक की और एसपी से कहा,
एसपी साहब, इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया है, मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली है और मुझे गैर कानूनी तरीके से बंद किया है। इसने मुझ पर झूठे आरोप लगाने की धमकी दी है, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का दावा किया। एसपी को पता था कि अब उनके ऊपर क्या होने वाला है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दयाशंकर को गिरफ्तार करो, इसके साथ साथ जो भी इस कुकर्म में शामिल थे सबको हिरासत में लिया जाए। दयाशंकर ने कांपते हुए अपने साथी गार्ड्स की ओर देखा, तभी डीएफओ ने हस्तक्षेप किया। सर, डीएफओ मेरा आदमी है, मैं देख लूंगा, ये सिर्फ एक छोटी सी गलती है। प्रिया ने सीधे डीएफओ की ओर देखा। उनकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी और तलवार की तरह तेज थी। डीएफओ साहब, क्या आपको लगता है कि इस जंगल में सिर्फ लकड़ी तस्कर ही काम कर रहे हैं? मैंने सुना है कि इस चेकपोस्ट की मासिक वसूली का एक हिस्सा आपके दफ्तर तक भी पहुंचता है। ये सुनते ही डीएफओ का रंग उड़ गया। प्रिया ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसमें दयाशंकर की पूरी बातचीत, धमकाते हुए और रिश्वत की योजना बनाते हुए रिकॉर्ड थी। प्रिया ने अंतिम फैसला सुनाया, सिर्फ दयाशंकर नहीं, इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को साफ करने की जरूरत है। एसपी साहब, मैं आदेश देती हूं कि इस चौकी में जितने भी लोग आज ड्यूटी पर थे उन सब का निलंबन हो और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही डीएफओ साहब के रिकॉर्ड्स की भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एसपी और डीएफओ चुपचाप सिर झुकाल खड़े थे। उन्हें पता था कि एसटीओ प्रिया वर्मा के सामने अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले दिन हसनाबाद की मीडिया में ये खबर छाई रही। एसटीओ प्रिया वर्मा ने एक झटके में पूरे जिले के भ्रष्ट अधिकारियों को एक कड़ा सबक सिखाया था। उनकी ईमानदारी और साहस की कहानी हर जगह फैल गई। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक अकेली दृढ़ निश्चित अधिकारी भी पूरे सड़े हुए सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है और आम जनता के विश्वास को फिर से स्थापित कर सकती है। अब किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी आम इंसान पर हाथ उठाए।